मेरे को लगता है अगर अभी के टाइम में बात करें, जी। ठीक है, तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जी। ठीक है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी तैयारी प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बेरोजगार रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डिप्टी कलेक्टर ही नहीं कोई तो एक पोस्ट मिलेगा, तो आप उस पोस्ट को अपने बेरोजगार वाले जीवन से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हाँ क्यों मेहनत कर। लेकिन अभी आपको काफी सारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ना जितने भी सिलेक्टिव हुए हैं उनके आरटीआई कॉपी आप आराम से देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करने से नंबर कट रहा है, क्या करने से नंबर मिल रहे हैं। उससे भी आप अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक चीज जो सबसे बड़ा दिक्कत मैं लोगों में देखा हूँ, लोग ना कंपेयर करते हैं कि पीयूष सर इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़े थे, नीट सर इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़े थे, नीतीश सर ये बुक बोल रहे हैं, सिद्धार्थ सर ये बोल रहे हैं। तो देखिए सबके अलग अलग बैकग्राउंड रहे, अलग अलग जाके रह के तैयारी। प्रीलिम सभी के टाइम में ना काफी कठिन एग्जाम हो चुका है, मतलब मेन से ज्यादा हार्ड अभी की डेट में प्री है, और उसके लिए आपको ना लंबा समय देना पड़ेगा। एज अ डिप्टी कलेक्टर बात करूं तो कोई डिसाइड नहीं रहता है। ठीक है, मेरे को आज रात को पता नहीं रहा था कि कल का मेरा डेली रूटीन कैसे होने वाला है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह 6 बजे 7 बजे आपको निकलना पड़ेगा, आते तक रात को 8 बज गया 10 बज गया। ठीक है, जिस दिन खाना मिल गया उस दिन भगवान को धन्यवाद कर लो। कई दिन तो ऐसा भी होता है जिस दिन खाने तक का टाइम नहीं रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू सेगमेंट। आई एम निर्मल एंड यू आर वाचिंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा। दोस्तों, आज हमारे चैनल के गेस्ट नीतीश वर्मा सर हैं, जो सीजीपीएससी 2020 बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम नीतीश वर्मा है। मैं भी डिप्टी कलेक्टर हूँ। गौरेला पिंड मरवाही में मैं पोस्टिंग है। सीजीपीएससी 2020 में मेरी 12वीं रैंक आई थी, जिसके बाद मुझे पोस्ट मिला था। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ है, और उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से ही मैंने मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग की थी। कॉलेज के बाद फिर मैं सीजीपीएससी की तैयारी में ही लग गया था, और मेरे को पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई और डिप्टी कलेक्टर का पद मिल गया। सर, सीजीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बहुत कम लोगों का ऐसा सौभाग्य होता है कि मिल पाते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्रैक किया? मेरी तैयारी एक्चुअल में मैं कॉलेज के साथ ही चालू कर दिया था। कॉलेज के साथ ही मतलब हम लोग जितने भी दोस्त थे सबको अपने अपना फील्ड डिसाइड कर लिए थे, किसको बैंक में जाना है, किसको पीएससी जाना है, किसको टेक में जाना है। तो कॉलेज के साथ ही मैंने मतलब कॉलेज के थर्ड ईयर से ही पीएससी के फील्ड में तैयारी मैंने चालू कर दिया था। तो मेरा काफ़ी सारा पोर्शन तैयारी का कॉलेज के साथ ही हो गया था। कॉलेज के बाद भी चूँकि मैं अंडर एज था, तो भी कॉलेज के बाद भी मेरे को लगभग 2 साल का और टाइम मिल गया था। तो उसमें मेरी तैयारी, रिवीजन और पीएससी के हर पहलुओं पर जो एनालिसिस होता है वो काफ़ी अच्छे से हुआ था। तो इसलिए मेरे को पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई, ज़्यादा दिक्कत नहीं गया। सर, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं अपने आप में? डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद देखो यार, अब 2 चीज़ें रहती है। पहली तो है जो प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब आप एक जॉब में जाते हो, वहाँ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती है। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रह जाते। उसके बाद आपके कॉन्टेक्ट सर्कल बढ़ जाते हैं, आपके चाहने वाले बढ़ जाते हैं, बोल सकते हैं एक्स्ट्रा रिलेटिव आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चेंजेस आती है। मतलब जैसे मैं अपना बताऊँ, जब तक मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बना था तब मैं काफ़ी क्लोज सर्कल था मेरा। मतलब कुछ मेरे दोस्त थे, मेरे घर थे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर तैयारी करता था बस उतने में मेरे लाइफ सीमित थे। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद मेरा सर्कल काफ़ी बढ़ गया है। सोशल प्रेस्टीज भी बहुत हाँ जी जी, नहीं वो तो रहता ही है। काम करके कैसा लग रहा है सर अभी? काम करके अच्छा लगता है। आपको जैसे हम लोग डिप्टी कलेक्टर है तो हमारा कोई एक विभाग नहीं रहता। हमारा ऐसा रहता है कि कलेक्टर हमको जो जिम्मेदारी दे दे वो निभानी है। हमें सारे विभाग में काम करने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने के मिलते हैं, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। जैसे रहता है ना कि हमको इस फील्ड में कुछ करना है करके, वो चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती है अगर आप कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्पिरेंट इतने एक्साइटेड रहते हैं कि वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, उनकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी नहीं हो पाती, मेंस की स्ट्रेटजी नहीं हो पाती, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीपीएससी डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर। देखिए, पीएससी के बारे में, पीएससी के नहीं, आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करें उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हर एग्जाम का एक सिलेबस रहता है और तैयारी करने का एक तरीका रहता है। ठीक है, आपको उस सिलेबस को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, और दूसरा जो टाइम रहता है, जितना टाइम देना है वो टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं एक चीज़ देखा हूँ, जैसे बच्चे जो भी नॉर्मली तैयारी करते हैं, एक तो कॉलेज लाइफ तक उनका कुछ नहीं रहता कि क्या करना है। जस्ट कॉलेज के बाद वो चालू करते हैं। कॉलेज हमारे यहाँ ऐसा है सिस्टम कि जुलाई में ख़त्म होता है, जून जुलाई के आसपास ख़त्म होता है। उसके बाद बच्चे चालू करेंगे, पहले वो चालू करेंगे प्री का। ठीक है, जस्ट फरवरी में प्री आ जाएगा। प्री अगर नहीं निकला तो फिर उनको लगता है मेरे प्री में ही दिक्कत है, प्री में ही लगे रहेंगे। अगर प्री निकल भी गया तो जस्ट 2 महीने बाद मेंस रहता है। 2 महीने मेंस का तैयारी करना
बहुत मुश्किल है, उसका सिलेबस इतना बड़ा है। तो लोग क्या होते हैं ना, वही प्री और मेंस के सर्कल में फंस जाते हैं। बीच में अगर कोई और एग्जाम आ गया, वनडे एग्जाम जैसे व्यापम कोई एग्जाम आ गया, पीएससी का कोई एग्जाम आ गया, तो डिस्ट्रैक्ट उधर घुस जाते हैं। मेरे साथ ये नहीं हुआ था। मैं अपना जो प्री का तैयारी था वो मैं कॉलेज के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं मेंस की तैयारी में जुड़ गया। फिर जैसे कि मैं बताया, शुरुआत में मैं अंडर एज था, तो कॉलेज पास आउट होने के बाद मेरा जो पहला पीएससी था वो मैं दिला ही नहीं पाया था। तो मेरे को और एक्स्ट्रा टाइम मिला था, जिसमें मैं मेंस की मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी भी की थी, उसका रिवीजन किया था, प्रॉपर वे में नोट्स बनाया था। तो आपको जो तैयारी के जो स्टेप है उसको आप स्किप नहीं कर सकते। सर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक दीर्घ उत्तरी सवाल है ये मेरा। हाँ, एक प्रीलिम्स की तैयारी कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में सर थोड़ा देखिए, सा बताइए। प्रीलिम्स अभी के टाइम में ना काफ़ी कठिन एग्जाम हो चुका है, मतलब मेन से ज़्यादा हार्ड अभी की डेट में प्री है। और उसके लिए आपको ना लंबा समय देना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली मैंने बच्चों का देखा है कि वो किसी भी कोचिंग का पतला सा बुक उठा लेंगे जो उनको इजी भी लगता है, जी और उसको पढ़ के उनको लगता है कि प्री निकल जाएगा। कुछ लोगों मैं देखा हूँ कि इंडियन बोर्ड से छोड़ देंगे, केवल सीजी जो सीजी का पार्ट है केवल उसको पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम सिलेबस में जाएंगे तो उसके दो पार्ट हैं। पहला सी सेट है और एक जीएस होता है। जी जीएस को भी दो पार्ट में आप बांट सकते हैं, इंडियन जीएस और सीजे जीएस। ठीक है। तो बच्चे में काफी सारे लोगों को देखा हूँ, उसमें से जो पार्ट उनको हार्ड लगता है ना उसको छोड़ देते हैं। आप पीएससी प्रीलिम्स में कोई भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। आप नहीं बोल सकते इस पोर्शन का ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसका कम आता है। ठीक है। वो चीजें हर साल चेंज होते रहते हैं, किसी साल कोई सब्जेक्ट का ज्यादा आ गया, किसी साल कोई सब्जेक्ट का ज्यादा आ गया। ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट को करने हैं। प्री में जो क्वेश्चन आते हैं काफी डिटेल में आते हैं। ठीक है। तो जी आपको चीजें केवल पता नहीं होनी चाहिए, उसकी क्लियरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। जिसके लिए आपको काफी अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। केवल जैसे नॉर्मली मैंने जैसे बिलासपुर में तैयारी किया हूँ, तो लोग गांधी चौक के जो लोकल पब्लिकेशन है उसमें उलझे रह जाते हैं। जी तो जी प्रीलिम्स उनसे पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको काफी अच्छे बुक पढ़ने पड़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और अगर नहीं भी हो रहा है तो यूट्यूब में काफी सारे फ्री लेक्चर भी अवेलेबल है। जैसे खासकर इंडियन जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी हो गए, पॉलिटी हो गए, लोग इसमें क्या होते हैं ना, थोड़ा सब्जेक्ट हार्ड भी जाता है और उतना समझ नहीं पाते। उसको आपको अच्छे बुक से समझ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जिस भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं वहाँ के टीचर के मार्गदर्शन ले सकते हैं। सर कई एस्पिरेंट ऐसे भी है जिनको लगता है कि मैं अगर सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर लेता हूँ तो मेरा प्रीलिम्स खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं, ये ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए क्या होता है ना, सीजीपीएससी प्री और मेंस में ये चीजें हैं कि काफी सारे सब्जेक्ट कॉमन है, जी सर। लेकिन एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है। प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव है जिसमें आपको लिखना है। ठीक है। दूसरी चेंजेस ये है कि मेंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो चीजें दी हुई है। प्री में वैसा कुछ नहीं, उसमें केवल सब्जेक्ट का नाम है, उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। प्लस प्री में आपके सामने चार ऑप्शन रहता है, मेंस में ऑप्शन नहीं रहता है, आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो दोनों का तैयारी का चीजें ही अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है। और मुझे लगता है मेंस से ज्यादा ना प्री के लिए पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। अगर आपने प्री अच्छे से पढ़ी है तो एक बार आप ये बोल सकते हैं कि मेंस में उन चीजों को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मेंस पढ़ के अगर आपको लगता है मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, तो ये गलत ये फहमी है। बहुत बड़ी मिथ है। हाँ। जी सर, इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन सीजीपीएससी इन पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। देखिए, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में पूछे जाते हैं, लेकिन तीनों में ना पूछने का तरीका और सेक्टर काफी अलग अलग हो जाते हैं। जी जैसे हम प्री में बात करें तो प्री में करंट अफेयर्स काफी विस्तृत रूप से आता है, और उसमें आपको साल भर की चीजें मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे प्री में जाएंगे तो प्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो साल भर आप डेली जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, अब देखिए इसमें डेली रूटीन की सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जो जो आपको लगता है कोई बड़ी चीज हो रही है, कोई स्पोर्ट्स में कोई बड़ा क्या बोलते हैं टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, किसी स्पेशल सेक्टर में हमारे राज्य या देश की विशेष उपलब्धि है, जैसे अभी चंद्रयान 3। जी ठीक है। G20। G20। ठीक है। कोई बहुत बड़ी डिजास्टर वाला चीजें हो जा रही है, जी तो वैसे चीजों को आप डेली रूटीन में फॉलो करते चलिए। और जिस समय एग्जाम आता है, जैसे हमारे यहाँ सीजीपीएससी का प्री एग्जाम फरवरी में होता है, उसके पहले दिसंबर और जनवरी में काफी सारी कोचिंग सभी मैगजीन निकालती है। जी आप उसका यूज रिवीजन के लिए कर सकते हैं। काफी सारे लोग रहते हैं डेली रूटीन में ना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने का आदत रहता है, मुझे वो टाइम वेस्ट लगता है। जी मेरे हिसाब से आप बस डेली की जो चीजें है करंट की उसको फॉलो करते चलिए, बाकी जो बना बनाया नोट्स है आपको एग्जाम टाइम में मिल जाएगा। जी मेंस में जाते हैं करंट का, तो मेंस में आपको डेली की चीजें या विस्तृत चीजें जानने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस में जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं पेपर 7 में जाऊँ, पेपर 7 के पार्ट 1 में गवर्नमेंट की योजनाएं पूछे जाती है, पार्ट 2 में स्पोर्ट्स और जो इंटरनेशनल रिलेशन से चीजें हैं वो आती है, पार्ट 3 एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो मेंस में जो सब्जेक्ट है आप उससे रिलेटेड करेंट को पढ़िए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। अगर हम इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में ना बहुत पुराने करेंट आपको जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू का वो आया, रिजल्ट आया कि आपको इंटरव्यू देना है, उस दिन से लेके आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तक के चीजों को न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए। वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन का है, इंटरव्यू में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आखिरी के 10 से 15 दिन के। वो साल 2 साल पुराने चीजों को नॉर्मली नहीं पूछते हैं। ये आपने बहुत अच्छा चीज बताया सर कि हाँ इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स का तैयारी कितना कम समय में और कितना अच्छे तरीके से कर जी सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे लगता है इससे काफी बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। सर, हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे मैं पहले बच्चे गलतियां क्या करते हो बता देता हूँ। जी ठीक है, मैंने चीजें देखी है कि लोग पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जी उसके बाद पूरा एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं। जी उसमें क्या होता है ना ना उनकी ठीक से पढ़ाई हो पाती है, ना ठीक से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाती है। मेरा मानना है, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जी ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, जैसे कि उसमें मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो, नदियों के बारे में पढ़ रहे हो, क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हो, तो जैसे आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हो, घटना चक्र एक क्वेश्चन बैंक होता है, जी ठीक है, उसमें सारे टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको साथ में सॉल्व करो। उससे दो चीजें होगी, एक तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगा ही, साथ में आप किसी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको क्लियर होगी। तो आपको क्या बोलते हैं, जो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसकी क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से होती है। नहीं तो अगर आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से केवल पढ़ते जाओगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई वैसी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सब्जेक्ट के साथ साथ ही करनी है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, एक टॉपिक कंप्लीट किए, उसका क्वेश्चन साथ में लगाए, उसके बाद फिर से अगला टॉपिक पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, इस वे में तैयारी। जीएस पेपर स्टूडेंट के रोम रोम में इसका डर समाया रहता है, और मैंने सुना है कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप इसीलिए इसको 3 से 4 महीने में आप कवर कर लेते थे, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे सर आप? देखिए, जैसे जो जीएस पोर्शन है, जी ऐसा नहीं है कि उसको ना 3 से 4 महीने में खत्म किया जा सकता है। जी ठीक है, वो उसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं, तो पहले तो हर सब्जेक्ट को एक नॉर्मल रीडिंग आपको मारनी पड़ेगी, जो काफी टाइम लेते हैं। ठीक है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो जैसे मैं बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जी ठीक है, जी उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे ना, उसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप चीजों को महीने भर, 15 दिन में, यहाँ तक तो ऐसा होता है जब बिल्कुल एग्जाम पास रहता है ना, तो आपका हफ्ते के लास्ट के 4 दिन 5 दिन में भी आप सारी चीजों को पलट लोगे, क्योंकि आपको मालूम है क्या चीजें पलट के देखनी है, क्या चीजें छोड़नी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप उस चीजें अच्छे से करने पड़ेगी। साथ ही आपको, जैसे आपने बताया कि 3 महीने 4 महीने चीजों को कवर कैसे करने चाहिए, उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको मालूम है मेरे पास इतने दिन है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप प्लान कर लीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने कितने दिन देना है। ठीक है, और उतने दिन में टारगेट बना के उन चीजों को कवर करिए, वो ज्यादा अच्छी तैयारी होती है। स्ट्रेटजी फॉर एसे, हाउ टू कोरिलेट विद करंट अफेयर्स? ओके, देखिए, एसीपीएससी की तैयारी में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि 200 नंबर का पूरा पेपर आता है। ठीक है, उसमें भी 4 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, एसी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं ज़्यादातर करेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, अब एसी के जो टॉपिक बनते हैं, जैसे कुछ ऐसे रहते हैं जो योजनाओं पे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगे जो हमारी देश में, अगर देश में या राज्य में कुछ उस समय प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें उस समय हाईलाइटेड रहती है, नॉर्मली ऐसे उन्हीं टॉपिक पर बनती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ रहा है, ठीक है, साइंस या टेक के फील्ड में कोई बड़ी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ी योजनाएं ला रही है, उन चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एसी की तैयारी बोल रहे हैं, तो एसी में जैसे टॉपिक आता है ना, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक आ रहा है उसकी हमें कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है। हो सकता है उसके बारे में हमें कहीं पर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन अब आपको 4 पेज 5 पेज 6 पेज इतना ऐसे लिखना है, तो उतना आपको कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या होता है ना, आपका राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए कि आपको ऐसे को फ्रेम कैसे करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मेरे को किसी योजना पे ऐसे लिखना था। ठीक है, मेरी फ्रेमिंग ऐसे रहती थी कि पहले आप उसका प्रस्तावना लिख लिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर योजना है, उस योजना को लाने के गवर्नमेंट के क्या उद्देश्य है वो लिख लीजिए। ठीक है, उससे इन द फ्यूचर हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, योजना आएंगी तो ऐसा तो नहीं है स्मूथ चलेगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, आप उन चैलेंजेस को लिखिए। ठीक है, उन चैलेंजेस को निपटने के लिए क्या क्या आपके सुझाव हो सकते हैं, आप उनको लिखिए। अगर योजना पहले चालू हो चुकी है, जैसे योजना साल 2 साल पुरानी है, ठीक है,
साल 2 साल में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आई होंगे, आप उन चेंजेस के बारे में लिखिए, लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। आराम से 4 से 5 पेज भर जाते हैं और आपको कोई बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए भी नहीं इसके लिए। ठीक है, तो आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसे के लिए, तभी कोडिंग कर सकते हैं। हाँ योजना मतलब ऐसे में आप करंट अफेयर्स और योजना को लगा करके, हाँ नहीं आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको करेंट को रिलेवेंट करना पड़ेगा, चाहे योजनाएं हो, समस्याएं हो, कोई हमारी अचीवमेंट हो। ठीक है, गवर्नमेंट समय समय पर काफी सारी अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करती रहती है, उसमें आपको पर्याप्त डेटा मिल जाएंगी ऐसे से रिलेटेड, तो वो चीजें हैं। हाउ टू इम्प्रूव मेंस राइटिंग स्किल। ओके, देखिए मैंने जहां तक देखा है, जैसे कि काफी सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको मेंस में पढ़ना कम है और लिखना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज से मतलब इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप चीज पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए पहले तो पढ़ना ही जरूरी है। ठीक है, और दूसरी चीज ये होता है कि लोग ना पढ़ने को कम टाइम देते हैं, मतलब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहेंगे, रूम में प्रैक्टिस करते रहेंगे, किसी दीदी भैया के पास बैठे रहेंगे। ठीक है, पढ़ाई में कम फोकस रहता है। तो पहली बात, आपको लिखने से पहले चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपने चीजों को अच्छे से पढ़ ली, उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये दोनों पोर्शन अगर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद काम रहता है आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट से रहता है। ठीक है, जैसे आपका जो मोटी मोटी कॉपियां हैं, अब उसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आराम से कितना भी आप जल्दी जल्दी पढ़े, दिन भर लग ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा कि चीजों को आप आधा से 1 घंटे में, ठीक है, कवर कर ले पूरे के पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, ये आपकी तैयारी हो जा रही है ना, उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस में जाइए। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात कि चीजें पहली से पढ़ी हुई हो। आप जब लिखने जाएंगे तो आपको चीजों को ज्यादा ज्यादा पॉइंट में लिखना है। आप कोशिश कीजिए, अब पॉइंट में आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि जो उल जुलूल की चीजें रहती है, कई चीजें रहते हैं ना जो हम अपने मन से लिखते हैं, उन चीजों को पॉइंट में नहीं लिख सकते, उन चीजों के लिए आपको पैराग्राफ में जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो आंसर को पॉइंट में लिखना है, जितने भी की पॉइंट रहते हैं उसको अंडरलाइन करिए ताकि चेक करने वाले का ध्यान सीधा वहीं पर जाए और उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, काट छाट ना करें, ये भी प्रैक्टिस से आता है। क्या होता है, जब आप पहले शुरुआत में लिखेंगे ना तो बहुत काट छाट होता है कि अरे यार ये लिख दिया, ये नहीं लिखना था। ठीक है, उन चीजों से बचना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें धीरे धीरे सुधरती है। हम लोग क्या होता है शुरुआत में, क्या जैसे जिस समय लिखना चालू किए आंसर अच्छे से लिखा नहीं पाता, घबरा जाते हैं, वो चीजें नहीं करनी है। एक चीज अभी अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ना आपको आरटीआई कॉपी बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे हम लोग जिस समय तैयारी कर रहे थे ना, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो टॉपर्स है, उनकी हमको आरटीआई कॉपी ना देखने को कभी नहीं मिली है। लेकिन अभी आपको काफी सारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ना जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं उनकी आरटीआई कॉपी आप आराम से देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करने से नंबर कट रहा है, क्या करने से नंबर मिल रहे हैं। उससे भी आप अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सीजीपीएससी मेंस के लिए सर एक आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, देखिए जैसे मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए सीजीपीएससी का ना पहला तो कोई आइडियल कोई तरीका नहीं है क्रैक करने का। ठीक है, इतने सारे लोग एग्जाम दिलाते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट हुआ उसके बाद हम लोग एकेडमी के लिए ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में गए। ठीक है, वहां पर जितने लोगों से बात हुई हम लोग मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कोई किसी पर्टिकुलर कोचिंग का या फिर किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का ही बुक पढ़ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर तरीके से तैयारी की है। सबके अपने अपने तरीके रहे हैं और अलग अलग सोर्सेस से पढ़ाई की है। ठीक है, अब जो मेरा जो तरीका रहा है, ठीक है, 3 स्टेप रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू, और मैंने उसी क्रम में तैयारी चालू की है। पहले जैसे मैं प्री का तैयारी चालू किया, प्री में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफी डिटेल में आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, तो आपको चीजें काफी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चीजों इसलिए उनको ना आपको काफी अच्छे सोर्सेज से और डिटेल में पढ़ना है, काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, काफी ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, उससे आप आगे निकल के अगर हम मेंस में जाएंगे ना, मेंस में क्या होता है कि जितने भी सब्जेक्ट में है और उसके जो जो टॉपिक्स पढ़ना है वो सारी चीजें आपको ना दी हुई है सिलेबस में। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है, उसको मेंस को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितने टॉपिक है आपको उतने टॉपिक के कंटेंट तैयार करना है। उसके लिए अगर आपको कोई बना बनाया मटेरियल मिला है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एक चीज उसमें ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको देखना है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, 8 नंबर में, 10 नंबर में, 2 नंबर में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। आपका पीएससी प्री और मेंस की तैयारी के साथ साथ ही आप में काफी सारी चीजें डेवलप हो ही जाती है।
ठीक है। उसके बाद जो और जो बेसिक या जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मेंस का रिजल्ट और आपका इंटरव्यू के दिन, ठीक है, उसमें इतना पर्याप्त टाइम मिलता है कि उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। सर एज ए डीसी आपकी क्या टाइम टेबल रहती है और एज एस्पिरेंट क्या होती थी? ओके, देखिए, एज अ डीसी और एज अ स्टूडेंट, तो जब मैं स्टूडेंट था ना तब जी मेरा टाइम टेबल फिक्स रहता था जी कि मेरे को कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, जी कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है या क्या करना है, ठीक है। एक दिन पहले जैसे आज रात को सोने से पहले मेरे को कल दिन भर में क्या क्या करना है वो सारी चीजें डिसाइडेड रहती थी। लेकिन अगर एज अ डिप्टी कलेक्टर बात करूं तो कोई डिसाइड नहीं रहता है, जी ठीक है। मेरे को आज रात को पता नहीं रहता कि कल का मेरा डेली रूटीन कैसे होने वाला है, जी ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह 6 बजे 7 बजे आपको निकलना पड़ेगा, आते तक रात को 8 बज गया 10 बज गया, ठीक है। जी जिस दिन खाना मिल गया उस दिन भगवान को धन्यवाद कर लो। कई दिन तो ऐसा भी होता है जिस दिन खाने तक का टाइम नहीं रहता है, जी ठीक है। तो ना उसमें शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते कि मेरे को इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर डे पे ही डिपेंड करता है कि उस दिन क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल रहता है। कई लोगों को लगता है सर डीसी बनने के बाद लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगलो, तो हाँ। और लेकिन आप कह रहे हैं सर कि कभी खाना मिलता है कभी वो भी नहीं मिल पाता है। नहीं, ये ना गलत फहमी है कि आप ना कोई लग्जरी लाइफ जिएंगे, ठीक है। जी गवर्नमेंट जो भी आपको सुविधाएं दे रही है, जैसे घर दे रही है, गाड़ी दे रही है, ठीक जी है, तो वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दे रही है। आपको गाड़ी इसलिए दे रही है कि ताकि आप फील्ड में जाए, जी लोगों की समस्याएं सुने, या फिर जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है आप उसको दे। तो आप जब फील्ड में जाएंगे, जब काम करेंगे ना, तो फिर ना वो काम में ही इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि ये सब मोह माया लगने लगेगा। जी स्टार्टिंग में लगता है, हम लोग जब एस्पिरेंट रहते तो लगता है, लेकिन होने के बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं, वैसा और वो नहीं रहता है। वो मतलब ठीक है, मजा आता है, काम करने में मजा जी आता है, मतलब ऐसा बिल्कुल कोई बहुत ही हेक्टिक या टेंशन वाली चीजें नहीं है। लेकिन वो गवर्नमेंट जो भी आपको सुविधाएं दे रही है वो आपको मजे के लिए नहीं दे रही है, ठीक है। वो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सहायता करने के लिए देती है। जी सर। ये सर डीसी का क्रम, जैसे सीजीपीएससी से डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो क्या क्रम रहता है स्टार्टिंग से रिटायरमेंट तक का? बताइए मेरे को ओके, थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है। जैसे अभी हम लोग डिप्टी कलेक्टर हैं, जी ठीक है। मैं पहले डिप्टी कलेक्टर बता देता हूँ। मतलब लोगों को लगता है डिप्टी कलेक्टर है तो कलेक्टर के बाद सीधा वही होगा जी जी और जी जिले में ये केवल सर एक ही एक होगा। डाउट है, डिप्टी कलेक्टर असिस्ट और नहीं, ये मैं असिस्टेंट। बता रहा हूँ, ठीक है। जी तो जी ऐसा नहीं है कि जिले में डिप्टी कलेक्टर केवल एक ही होता है। जिले में मतलब जिले पे डिपेंड करता है कितना बड़ा जिला है, जी लेकिन एवरेज अगर हम लोग जाए तो 8 से 10 डिप्टी कलेक्टर आपको मिल जाएंगे सभी जिले में, जी ठीक है। दूसरा चीज, डिप्टी कलेक्टर जो काम है वो कलेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या काम करवाना चाहे। हमें शुरुआत में तहसीलदार के रूप में भी काम करना पड़ता है, जनपद सीओ के रूप में काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, हो सकता है कलेक्टर उनमें से कोई एक डिपार्टमेंट दे दे कि आपको ये काम करना है, तो वो चीजें रहती है। उसके बाद जैसे आपने कहा क्रम क्या रहता है, जी शुरुआत में हम लोग डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, यहाँ से प्रमोट होके बनेंगे जॉइंट कलेक्टर, ठीक है। फिर प्रमोट होके बनेंगे एडिशनल कलेक्टर, फिर होके बनेंगे आईएएस, जी ठीक है। और जो आपने एक वर्ड कहा असिस्टेंट कलेक्टर, जी तो असिस्टेंट कलेक्टर जो प्रोबेशनर आईएएस होते हैं, जी जब वो जिले में पोस्टेड रहते हैं ना, उनको कहा जाता है आप असिस्टेंट कलेक्टर। डीसी का मैक्सिमम पोस्ट क्या रहता है सर? डीसी का मैक्सिमम पोस्ट रहता है पर्सनल सेक्रेटरी तक का, अच्छा ठीक है। वो भी पर्सनल सेक्रेटरी तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। मतलब उसके लिए होना चाहिए कि आप एक तो बहुत ही कम एज में सिलेक्ट हो जाए और जी बिल्कुल टाइम में आपका प्रमोशन होते जाए, मुझे ठीक लगता है है। सर आप तो उनमें से एक होंगे ही। अब देखते हैं, ठीक है। जी सर, ऐसे डीसी सैलरी और पर्क क्या होती है? ओके, जैसे उसमें जाते हैं हम एज ए डिप्टी कलेक्टर, तो जो गवर्नमेंट का रहता है लेवल 6, लेवल 7, लेवल जी 8, इस तरह का पे स्केल डिसाइडेड है। हमें लेवल 12 की सैलरी मिलती है, जिसमें बेसिक पे 56,100 तो बेसिक पे होता है, प्लस जो भी उस टाइम में डीए है, जी एचआरए है, बस इतना ही रहता है और कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलता है, ठीक है। एचआरए भी तभी मिलता है जब हम घर अलॉट ना करवाएं। अगर जी हमको घर अलॉट करवाए तो हमको एचआरए भी नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज रहता है कि गाड़ी मिलेगा करके, ठीक है। जी तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी सभी को मिलता है, जी ठीक है। वो गाड़ी पोस्ट के लिए रहता है। अब तहसीलदार है के प्रभार में है, जनपद से प्रभार में है, एसडीएम के प्रभार में है, आप किसी पर्टिकुलर चीज के प्रभार में है तो आपको उससे रिलेटेड काफी सारी जिम्मेदारी रहती है, तो उसके लिए गाड़ी मिलेंगे। आपके पास किसी चीज का प्रभार नहीं है तो आपको वो भी नहीं और मिलेगा। जी सर, मैं जानता हूँ कई कई ऐसे डिप्टी कलेक्टर है जो आपके ही बैच के हैं, अभी हाँ, भी स्कूटी में चलते हो। मैं खुद। हमारे पास एग्जांपल रहते हैं। ठीक है। एस्पिरेंट को देखा जाता है सीजीपीएससी में जो भी तैयारी कर रहे हैं, बुक लिस्ट को लेकर के काफी वो लोग परेशान रहते हैं। हाँ, देखिए, तो मतलब जैसे मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, जी उसमें काफी सारे मैसेजेज आते हैं
काफी सारे मेरे को पर्सनल चैट में भी मैसेज करते हैं और कई सारे लोग कॉल भी करते सर हैं। चैनल का नाम एक बार बता दें। CGPSC कॉर्नर, जी ठीक है। तो इसमें जो ना मैं देखा हूँ काफी सारे बच्चे बुक लिस्ट के लिए बहुत परेशान रहता है। कई लोगों का कॉल ही यही आता है कि सर ये सब्जेक्ट कौन से पढ़े, ये सब्जेक्ट कौन से पढ़े, जी ठीक है। तो पहली चीज तो मैं जो जो सब बुक लिस्ट जो मेरी रही है सारी बुक लिस्ट में अपने टेलीग्राम में चैनल में डाला हूँ, जी ठीक है। जी तो अगर जिनको भी प्री का या मेंस का जो भी बुक देखना है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जी एक चीज जो सबसे बड़ा दिक्कत मैं लोगों में देखा हूँ, लोग ना कंपेयर करते हैं कि पीयूष सर इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़े थे, नीट सर इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़े थे, नीतीश सर ये बुक बोल रहे हैं, सिद्धार्थ सर ये बोल रहे हैं। तो देखिए सबके अलग अलग बैकग्राउंड रहे हैं, अलग अलग जाके रह के तैयारी किए हैं, वहां पर उनको जिनके अंदर में गाइडेंस मिला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बुक फॉलो की है, ठीक है। आपको बुक को कंपेयर नहीं करना है कौन किस सब्जेक्ट कौन किस बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको एक कोई भी एक बेसिक बुक फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस में, ठीक है, कि उस बुक में हमारा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं और हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते रहे वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर वो सॉल्व हो जा रहा है तो आपका बुक कंप्लीट है, अगर सॉल्व हो नहीं रहे तो उसके लिए आपको कोई नया बुक फिर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक उसमें नहीं है उस टॉपिक को आप सर्च कीजिए जहां से भी मिले और उसको आप अपने नोट्स में या जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें आप ऐड कर लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है। CGPSC के लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए? जैसे ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमी हो गया, तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। मैं ज्योग्राफी को पढ़ा हूँ दृष्टि की बुक करके एक बुक आती है, ठीक है, वहां से पढ़ा हूँ और घटना चक्र सॉल्व किया हूँ। उसमें क्या होगा, ज्योग्राफी के जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं प्लस उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप में उसमें मिल जाएगी। अगर उसको पढ़ने के बाद भी अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाती है तो यूट्यूब में ना मृणाल पटेल सर की एक चैनल है, ठीक है, उसमें एक मैम है जो ज्योग्राफी की क्लास लेती है। अब उसकी वीडियोस दे सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो। बाकी CGPSC से रिलेटेड जितने कंटेंट है आपको दृष्टि के बुक में मिल जाती है, ठीक है। इकोनॉमी में आते हैं, इकोनॉमी में क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, पहला तो स्टैटिक पोर्शन, दूसरा करेंट वाली। तो करेंट की जो चीजें आती है जैसे कोई डेटा है, ठीक है, कि हमारी नेशनल इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, बजट हो गया या इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है वो चीजें आती है करेंट से। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना है कि इकोनॉमी के कौन कौन सेक्टर से करेंट के क्वेश्चन आते हैं, उसकी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैटिक पोर्शन में जाएंगे तो स्टैटिक पोर्शन में इकोनॉमी में बहुत लिमिटेड टॉपिक है जिससे CGPSC में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बैंक से संबंधित आएंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद यही नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको टॉपिक सिलेक्ट करके पढ़ना है, आपको सारी चीजें उसमें विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जैसे बुक की बात करें तो मैं उसके लिए भी सजेस्ट करूंगा, दृष्टि की बुक मेरे को काफी अच्छी लगी, वो फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी में एक चीज और है कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो सेम उसमें भी यूट्यूब में आपको काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल या कोचिंग की बात नहीं करूंगा, इकोनॉमी के लिए तो ना काफी सारे चैनल है, क्योंकि वो बैंकिंग एग्जाम में भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बैंकिंग वाले जो चैनल है उसमें भी इकोनॉमी की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इकोनॉमी ना हम लोग का क्या है, बैकग्राउंड भी वैसा नहीं रहता ना, तो चीजें समझ में आती नहीं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसका कोई पर्टिकुलर कोई बहुत अच्छा सोर्स भी मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ना उसके लिए ना घबराना नहीं है। क्या होता है, आप सब्जेक्ट कितना भी हार्ड क्यों ना हो, दो चार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से कोई सब्जेक्ट है ना छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है, इकोनॉमी को ना बहुत ज्यादा गहराई में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं ना काफी ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा, बजट के डेटा, मतलब उसको एकदम रट्टा मारते रहेंगे, इस साल क्वेश्चन आया था, उस साल क्वेश्चन आया था, तो बहुत ज्यादा उसमें गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है। उसमें काफी नंबर्स भी रहते हैं सर कि इतने करोड़ का। हाँ वही कहा, मतलब देखिए जैसे कि हमको अभी करेंट के डेटा तो याद नहीं रहते, मैं क्वेश्चन पेपर में देखा वो 2 साल 3 साल 4 साल पुराने डेटा को पूछते रहते हैं, तो उतना ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब लिमिट में करिए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। जी सर, एक CGPSC मेंस में एक चीज और भी है, बोलते कि बायलैंग्वेज कुछ पेपर्स में, हाँ, कि जैसे कुछ पेपर्स को इंग्लिश में दिलाना चाहिए, कुछ को हिंदी में, हाँ, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है क्या सच में? देखिए इसमें एक चीज ये रहती है, जैसे कि जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ठीक है, अब उसको जो पेपर देना है, ठीक है, उनको अब हिंदी बोलनी लिखनी तो आती है तो वो हिंदी में पेपर दे लेते हैं, लेकिन जैसे कि पेपर 4 है जो साइंस वाला पेपर है, हम लोग क्या है ना कि वो बचपन से इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, लेकिन हम उनको एकदम से उसमें जाना है, हिंदी में जाना है। अब जैसे कि एक वर्ड बता देता हूँ, एक आइसोथर्मल इंग्लिश में होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्पक्रम,
ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। जी। ठीक है, सेम जैसे ऐसे लिखना है, ऐसे में आप रटी रुटाई चीज नहीं लिख रहे हैं, उसमें चीजें आप अपने से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं जिसमें आप क्या बोलते हैं, आपकी तैयारी बेहतर है, आपकी तैयारी बेहतर है, प्लस जिसमें आप जानकारी है। ज्यादा सहज महसूस जी। कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बचपन से ही इंग्लिश में लिखे हैं, पढ़े हैं और इंग्लिश में लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वो फिर जी। उसी लैंग्वेज में जाते हैं। तो जैसे आपने बोला ना कि कुछ पेपर हिंदी में, कुछ पेपर इंग्लिश में, तो ज्यादातर जो जिनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई है वो स्टूडेंट ये टेक्निक फॉलो करते हैं, और ये अच्छी भी है। जो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं सर, वो तो इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। तो उनके लिए अच्छा है ना, उनकी हिंदी इतनी अच्छी रहती है कि वो सातों पेपर हिंदी में लिख ले। ठीक है, जी। एक चीज मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश में लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है करके, जी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में लिखिए। मैं खुद हिंदी मीडियम में सातों पेपर दिया हूँ, मेरे मेंस में बहुत अच्छे नंबर थे। ठीक है, इसके अलावा मेरे कॉन्टेक्ट में कई लोग ऐसे भी है जो इंग्लिश मीडियम से पेपर में दिए हैं, उनको भी अच्छे नंबर मिले हैं। तो इसमें हिंदी या इंग्लिश का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस सब्जेक्ट को जी। अच्छे से लिख पाए, तो उसी लैंग्वेज में लिखिए जिसमें आप ज्यादा अच्छा कंफर्ट। सर बैकग्राउंड अगर इंग्लिश मीडियम का हो और उनको एग्जाम देने हिंदी मीडियम से, तो किस तरीके से करना चाहिए उनको? देखिए, जैसे सीजीपीएससी में बात करें ना, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एक दिक्कत जाती है कंटेंट से रिलेटेड, क्योंकि सीजीपीएससी के जितने मैक्सिमम कंटेंट है सब हिंदी में अवेलेबल है। जी। उनको पहला कंटेंट का प्रॉब्लम जाता है। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप चीजों को ना ट्रांसलेट करें। ठीक है, हिंदी में तो चीजें अवेलेबल है ही, और आपको हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है और कुछ हद तक समझ भी आती है, वो चीजों को आप इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम में जाए प्री मेंस इंटरव्यू में, तो प्री में जो क्वेश्चन पेपर रहता है दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं जाता है। ठीक है, जहां तक मेंस में जाए, ठीक है, तो मेंस में भी अब चाहे जैसे साइंस हो गया, साइंस के कंटेंट आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे तो आपको खुद से लिखना है, लैंग्वेज जो लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में लिखना है। उसके अलावा 4 सब्जेक्ट और बच जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, इतनी हिंदी तो सभी को आती है, और अगर आपको दिक्कत जा रहा है तो बेस्ट तरीका यही है कि आप चीजों को ना ट्रांसलेट कर ले। उससे 2 चीजें होगा, पहला तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आप जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं उसका भी फायदा आपको जरूर जी सर, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा सर। हाँ। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टॉपिक था और सर ने बहुत इजीली इसको समझा दिया किस तरीके से करना चाहिए। थैंक यू सर। सर सीजीपीएससी एस्पिरेंट कुछ बेसिक गलतियां करते हैं, तो ऐसे गलती को किस तरीके से, कौन सी गलती को नहीं करना चाहिए उनको? और अब देखिए, गलतियों में जाए ना जी, तो शुरुआत करते हैं। पहला गलती तो ये करते हैं ना कि बिना प्लानिंग के पढ़ाई करते हैं। जी। ठीक है, सीजीपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है कि इसको आप ऐसा केवल पढ़ते जाएंगे ना, उससे नहीं होता है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको आपका मंथली टारगेट कितना है, वीकली टारगेट कितना है, पर डे आपको कितनी चीजें कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम कितना दिन बचा है, तो उसके हिसाब से किस तरह से तैयारी करनी है। तो पहली चीज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, उससे एक चीज हेल्प ये भी मिलता है ना कि हमको पता रहता है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे आपने किसी सब्जेक्ट के लिए 7 दिन का टाइम डिसाइड किया है। ठीक है, 7 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है, मतलब ठीक है आपकी पढ़ाई सही चल रही है। लेकिन आप उसमें 10 दिन 11 दिन जा रहे हैं, मतलब ठीक है कि उससे क्या हो रहा है कि आपने बीच में कुछ तो गड़बड़ी की थी। ठीक है, दूसरा चीज ये रहता है कि लोग ना पढ़ाई स्किप करते हैं। जैसे कि अभी प्री की तैयारी पढ़ रहे हैं, प्री एग्जाम हुआ, प्री निकल गया तो मेंस में लग जाएंगे, प्री नहीं निकला तो बढ़िया घर चले जाएंगे, घूम घाम के 2 महीने 3 महीने ऐसी बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं। ये जो मेन 2 बड़ी गलतियां हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम वाइज में जाएं, प्री मेंस इंटरव्यू में, ठीक है, प्री में जो मेजर जो मिस्टेक है, पहला चीज तो है कि लोग अच्छे सोर्स से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, 4 साल 5 साल हो गए उनको तैयारी करते रहे, फिर भी उनका यही क्वेश्चन रहता है कि इस चीज को कौन से बुक से पढ़ें। ठीक है, दूसरा चीज ये रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लोग क्या होता है, जिस समय जैसे फरवरी में एग्जाम है, दिसंबर जनवरी आएगा, उस समय कहीं का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगा के आएंगे, लेकिन बाकी साल भर केवल बुक पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से प्री में एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। ठीक है, क्योंकि जो भी जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अब सारे में 100% श्योर नहीं हो सकते।
जी कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आप 50-50 है, जी ठीक है। कुछ में ऐसा रहता है ना जो लगता है कि ये गलत हो सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही सही है, जी, ठीक है। रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, तो इन चीजों के लिए ना एक्यूरेसी के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना पड़ेगा, जी ठीक है। उसके बाद जैसे जाते हैं मेंस में जाते हैं, ठीक है। मेंस के लोग क्या करते हैं ना, एक तो क्वेश्चन वही रहता है कि सर नोट्स बनाना जरूरी है क्या, या फिर सर आपका नोट्स मिल सकता है क्या, ठीक है। तो यार उसके लिए आपको कंटेंट होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो, आप अपने नोट्स से पढ़ो, किसी कोचिंग के बुक से पढ़ो, किसी दीदी भैया से नोट्स लेके पढ़ो, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि लगभग 24-25 सब्जेक्ट है और आपको 2 से 3 महीने में पढ़ना है। जी तो आप कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते, जी ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस को आप लिमिट में पढ़ें, और उसके लिए ना राइटिंग प्रैक्टिस करें, जी ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग में जाइए, वहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप हर 3 दिन 4 दिन में आप जब एक पेपर लिखेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें खुद इम्प्रूव हो जाएगी, जी। ठीक है। तो ये इन गलतियों को मेरे को लगता है थोड़ा बचना चाहिए। सर कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, आपके समय भी होंगी। हाँ हाँ। तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? देखिए मुझे लगता है ना, कोई भी चीजों से आप ना पूरी तरीके से नहीं बच सकते, जी ठीक है। और अपने आप को ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करके भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने आप को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। जी जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि आपकी पढ़ाई प्लानिंग वे में होनी चाहिए, कि आपका मंथली टारगेट कितना है, वीकली टारगेट कितना है, पर डे का टारगेट कितना है, ठीक है। आपने किसी पर्टिकुलर डे के लिए डिसाइड किया कि मेरे को ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक पढ़ना है, जी ठीक है। वो टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब आप समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो जो आपके पास अतिरिक्त समय बच रहा है उसमें आप जो चाहे वो कीजिए। जी डिस्ट्रैक्शन से कैसे सर बचते थे आप? देखिए डिस्ट्रैक्शन की बात करें ना, तो मेरे में एक चीज ये रही है कि मेरे साथ ना एक ही टाइम में 2 काम नहीं हो पाता है, ठीक है। जी अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर मेरा किसी और चीज की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता है। तो इसको आप मेरा कमी बोलिए या मेरी नहीं, अच्छी ये तो चीज बहुत बोलिए, अच्छी चीज है सर। ठीक है। जी हाँ, एक चीज और है कि ना, आप जब भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये याद रखिए कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, जी ठीक है। वही चीज आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती है ना। और जितने भी ज्यादातर लोग तैयारी कर रहे हैं एक जॉब के लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग का तो रीजन ये है कि उनको एक जॉब चाहिए, सोशल प्रेस्टीज चाहिए। ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, जी ठीक है। तो अगर आप उस चीज को पाना है, तो उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए वो आपको करनी पड़ेगी। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? ओके, मेरे को लगता है अगर अभी के टाइम में बात करें, जी ठीक है, तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जी ठीक है। कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने तैयारी प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, जी तो फिर आप बेरोजगार रह जाएंगे। जी लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डिप्टी कलेक्टर ही नहीं कोई तो एक पोस्ट मिलेगा, तो आप उस पोस्ट को अपने बेरोजगार वाले जीवन से कंपेयर कर लीजिए, जी। ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हाँ क्यों मेहनत कर रहे हैं। सर एक चीज कॉमन देखी जा रही है, हाँ। आपके बैच में हाँ। आप, नीर सर, पीयूष सर, जितने भी मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ज्यादा हैं। हाँ देखिए, हाँ ये चीज रहती है, मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है और लोगों से भी जैसे बोलते हैं कि इंजीनियर्स लोग बहुत ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उनको फायदा मिलता है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप नॉर्मली देखिए कि हम 10th में जाएंगे, जी तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कल्चर है कि 10th में जिनके अच्छे नंबर रहते हैं, वो या तो मैथ्स लेंगे और बायो लेंगे, या तो बायो लेंगे, जी ठीक है। और उसके बाद जो 12th में जितने भी बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, ज्यादातर लोग या तो मेडिकल फील्ड में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। जी तो वो जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग वालों को फायदा मिल रहा है, वो बच्चे शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छे हैं, जी ठीक है। और अगर मैं अपने बैच का एग्जांपल दूं, तो ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले या दूसरे बैकग्राउंड वाले सिलेक्ट नहीं होते। मेरे एक बैचमेट है नीरज कौशिक, ठीक है, उन्होंने बीए किया हुआ है जी और वो डिप्टी कलेक्टर है, जी ठीक है। तो लेकिन उनका भी बैकग्राउंड शुरुआत में बायो वाला ही था, जी 12th तक वो बायो से पढ़ाई किए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्ट ले लिया, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में वो शुरू से अच्छे थे, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट तक पहुंचे। तो ये गलतफहमी निकाल लेनी चाहिए कि इंजीनियर्स को या मैथ्स बैकग्राउंड वालों को कोई अलग फायदा मिल रहा है, जी ठीक है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी हो, जी ठीक, आप सेलेक्ट होंगे। जी। ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाँ। आजकल इंजीनियरिंग वाले का ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, देखिए जैसे कि आप यूपीएससी में देखिए ना, जी यूपीएससी में अगर हम जाएंगे तो सिलेक्ट होने वालों में मैक्सिमम लोगों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं जी वो आर्ट रहते हैं, जी ना कि इंजीनियरिंग जी के, जी। ठीक है। चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, वो आर्ट से हाँ, लेते हैं। वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में आर्ट ही लेते जी हैं, जी ठीक है। जी तो ऐसा नहीं है ना कि जब इंजीनियर से लोग आर्ट ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी तो
ये चीज सर एक पेपर से एक सी सेट के लिए मैं आपसे स्ट्रेटजी चाहूंगा सर। देखिए सी सेट ना अभी बहुत हार्ड हो गया है। मैंने काफी सारे अपने आसपास या अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में, या फिर जो एस्पिरेंट मेरे से कांटेक्ट करते हैं उनमें देखा है कि सी सेट में उनको बहुत दिक्कत जा रही है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग बहुत हार्ड कर दिया है। जी। सी सेट क्लियर करने के लिए पहली चीज तो आपको लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, सी सेट में छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज भी आती है जी। जिसके 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, वो आपका मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में 200 नंबर का लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज में भी अगर आप प्रीम के लिए जाएंगे सी सेट के लिए, तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक से प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप उतने टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, उसमें आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज के ही बन जाएंगे। फिर मैथ्स रीजनिंग में जाएंगे तो आपको उसमें भी आप सारे टॉपिक मत कीजिए, उसमें टॉपिक निकालिए कि कौन कौन से टॉपिक है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। सी सेट केवल क्वालिफाइंग है, तो अपने को केवल पासिंग नंबर लाना है, उसमें अपने को 100 में 100 नहीं बनाना है। ठीक है, आपका 33 भी सही है तो आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे और भी एस्पिरेंट हमारे व्यूअर्स का भी हो जाए? ओके, देखिए मतलब मैं कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, अब ये तो नहीं बोलूंगा कि आप पहली बार में सफल हो जाएंगे, लेकिन जैसे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए है कि पहली बात तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों का कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट प्री वाला पोर्शन कॉलेज के साथ कर लें, ताकि उनको जो प्री मेंस वाला जो सर्कल में जो फंस जाते हैं ना, उसमें उनको फंसना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज ये रहता है कि आपको जो जितने भी चीजें आपको अच्छे सोर्स से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, प्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ये चीजें करनी है। अपनी जो पढ़ाई है वो आपको ईमानदारी से करना है। मतलब ऐसा नहीं है 2 महीने पढ़े, 4 महीने की छुट्टी ले लिए, फिर 2 महीने पढ़े। मतलब कुछ लोग रहता है ना, एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, एग्जाम हो गया उसके बाद पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं, तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, आप खुद के प्रति ईमानदार रहें कि हमको पता रहता है कि हम एक्चुअल में किस डायरेक्शन में हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लापरवाही मत बरते। आप अपना टारगेट बना लीजिए कि हम मेरे को दिन में इतना घंटा पढ़ना है, महीने में इतना चीजें कवर करना है। आप उतना कंप्लीट कर पा रहे हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीजों को कवर नहीं कर पा रहे हैं टाइम में, तो फिर आप एक्स्ट्रा चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिए और पढ़ाई में फोकस कीजिए। ठीक है, और मुझे लगता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तो ये तो नहीं बोलूंगा हाँ आप पहले बार में सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जरूर जाते हैं। ठीक है, और किसी ना किसी दिन सिलेक्ट जरूर होंगे। सीजीपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके मन में बहुत बड़ा एक डर रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए मतलब ये बहुत बड़ा रहता है, चिंता का विषय रहता है। मेरे से भी काफी सारे बच्चे मतलब ऐसा पूछते रहते हैं कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर बहुत टेंशन है। ठीक है, इसके लिए ये कहूँगा यार, पहली बात तो आप अपने तैयारी में फोकस कीजिए। अब बहुत ज्यादा सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो मेरा मानना है कि आप किसी ना किसी पद पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, पीएससी के साथ ही व्यापार की भी काफी सारी वैकेंसी निकलती रहती है, पीएससी में भी काफी सारे वनडे एग्जाम होते ही है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी ना किसी पद पर पहुंचेंगे और जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे जिस समय मैं तैयारी करता था ना, तो हमारे जो एक सर थे वो कहा करते थे कि पीएससी आपका जीवन नहीं है। ठीक है, कि अगर पीएससी नहीं निकला तो जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ये केवल एक एग्जाम है जो आपको केवल एक पोस्ट दिलाएगी। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छा है तो आप किसी ना किसी एक पद पर सिलेक्ट जरूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नॉट ओनली पीएससी, इवन कोई भी पोस्ट, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई किसी भी स्टूडेंट का आप किसी सम्मानजनक पद पर जरूर पहुंचेंगे। का नाम सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र है, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र क्या देना चाहेंगे? जैसे आपका चैनल का नाम है, तो सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए मैं यही बोलूंगा कि ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, इधर उधर की चीजों को अवॉइड कीजिए। और क्या बोलते हैं ना, जो मेरा प्रश्न है यार कि लाइफ में आपको हर चीज नहीं मिल सकती और आप सभी चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज है उसमें खुश रहिए। जी सर, थैंक यू सर। आपने इस हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला और हमारे साथ एक वीडियो करी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाले, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।